नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कोका परे एक ऐसा नाम जिससे आज की नौजवान नस्ल बेखबर है। कौन था कोका परे? कैसे वो एक आम गुलकार से बन गया काउंटर इंसर्जेंट? और फिर 30 साल बाद उनके सबसे करीबी साथी कैप्टन एसके टिक्कू ने कर दिया धमाकेदार इंकशाफ। वो राज जो कभी सामने नहीं आई। पी न्यूज की अहम पेशकश सिलसिलेवार प्रोग्राम अहम शख्सियात में सच्चाई का वो पर्दा उठेगा जिससे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। तो आइए करते हैं कैप्टन एसके टिक्कू से जामिया और खुली गुफ्तगू। कैप्टन टिक्कू साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम अहम शख्सियत में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे पी न्यूज़ के एडिटर बशीर नाज साहब। तो नाज साहब कीजिए शुरू। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। टिक्कू साहब आप को पी न्यूज़ में खैर मकदम है। कैप्टन साहब, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई और श्रीनगर में या कश्मीर में आप कहाँ रहते थे? मैं कनिकदल में रहता था, वहीं पैदा हुआ। मेरे ख्याल में हमारा घर पुश्तनी वहाँ इसी एरिया में कोई 600-700 साल से उसी एरिया में रहते हैं। मैं इनिशियली 1-2 साल नेशनल हाई स्कूल में पढ़ा, लेकिन फिर मैंने खालसा हाई स्कूल में पढ़ा, फिर अमर सिंह कॉलेज में पढ़ा। तो पॉलिटिक्स वाज ऑलमोस्ट इन द जीन्स। हमारे अंकल मोहन कृष्ण टिक्कू वो शेख साहब के ख़ास शेर कश्मीर के उनके ख़ास करीबी थे। तो नेचुरली बड़ों से अखबार आते थे, मिलाप घर में आता था लाहौर से छप के, सिविल एंड मिलिट्री गज़ट आता था, वो तो पढ़ते रहते थे। तो कुछ पता चल गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है, मूवमेंट है। थोड़ी देर के बाद फिर उन दिनों सारे कम्युनिस्ट होते थे। और ये कहावत एक है, जो 25 साल में कम्युनिस्ट नहीं होगा वो इंसान नहीं है, लेकिन जो 52 साल में भी कम्युनिस्ट होगा वो भी इंसान नहीं है। तो हम यूथ फेडरेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी कम्युनिस्ट ही थी। झंडा उनका लाल, बिकॉज रशिया में लाल झंडा था, हमारा भी लाल झंडा। रशिया में उन्होंने क्रांति और हथौड़ा रखा था निशान वर्कर का, हमने रखा वो हाल सारा उनका, उधर रेड स्क्वायर, हमने लाल चौक। ये ऑलमोस्ट वही था, हम भी वही बनते रहे। हमारा पॉलिटिक्स बचपन से ऐसा शुरू हो गया। टिक्कू साहब, क्या वजह रही कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाला गया या वो निकले यहाँ से? हमारा पलायन क्यों हो गया, हमारा जेनोसाइड, हमें मारा क्यों गया? तो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी 47 से ही, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। फिर उन्होंने फाइनली, क्योंकि जो भी मूवमेंट उन्होंने चलाई, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस चलाई, प्लेबिसिट फ्रंट चलाया, आप हैरान हो जाएंगे कि हर एक मूवमेंट में कश्मीरी पंडित साथ हुआ करता था। तो वो हैरान हो गए कि अब क्या करें। तो फिर फाइनली उन्होंने सोचा, ज़िया-उल-हक ने वो सोचा कि नहीं, अब इसमें एक, जब तक कश्मीरी पंडित को निकालोगे नहीं यहाँ से तो तब तक यहाँ मूवमेंट नहीं चलेगी, तब तक कश्मीरी मुसलमान मैं हैरान हूँ। वो तो मुर्गे को खुद हलाल भी नहीं करता था, वो भी किसी से कराता था। तो उसी ने गन उठाया, उसी ने मारना शुरू कर दिया। ये सडनली हो गया 89 में, लेकिन मूवमेंट से चल रही थी 47 से। 19 जनवरी हो गया, फिर भी हम वहीं रहे। एनीवे, मुझे पुलिस ने, मैं और मेरी फैमिली, एक ही केस है पूरे कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का, जिसको पुलिस ने इवैक्यूएट किया वहाँ से। हमारे मोहल्ले में कर्फ्यू लगा के हम दे गेव अस जस्ट 1 hour and 40 minutes। मोहम्मद अजहर नोमानी, अगर आज मैं ज़िंदा आया हूँ, मैं उसकी वजह से M.A. नोमानी IPS IG हुआ करते थे, उनकी वजह से ज़िंदा हूँ। खैर वो छोड़िए, हम चले गए दिल्ली। तो मैंने वर्चुअली, मेरे सारे दोस्त मुसलमान हुआ करते थे, उनसे उठता बैठना था
میں اتنا دکھی ہو گیا کہ میں نے قسم کھائی کہ میں شمال کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اور میں نے دیکھا بھی نہیں۔ لیکن یہ بھی مجھے معلوم تھا کہ اگر کشمیر اس موومنٹ کو کوئی ہرائے گا، اس کو کشمیری مسلمان ہی ہرائے گا، کیونکہ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جماعت اسلامی کو کیسے کشمیری مسلمانوں نے ہی ہرایا تھا۔ ان کے کھیت میں باغوں کے باغ نشٹ کیے تھے، کشمیری مسلمان نے کیے تھے۔ کتوں کے گلے میں ہار ڈالا تھا، ضیا کتا ضیا کتا۔ تو کشمیری مسلمان سینٹیمنٹ بہت ہی سینٹیمنٹل ہے، اس کو ایک دم بہہ بھی جاتا ہے، سڈنلی اس کو عقل بھی آتی ہے۔ تو ہم اسی دن کا انتظار کر رہے تھے۔ فوج کا کام نہیں ہے، فوج دوسرے ملک اضلاع سے آتی ہے، وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، اس کے بیانڈ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے اسی اپنی جگہ خیال تھا کہ اگر کر سکتا تو کشمیری مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ تکو صاحب، آپ کو کوکا پرے کا اہم ساتھی مانا جاتا ہے، تو آپ کی ملاقات پرے صاحب سے کیسے ہوئی تھی؟ تو 94-95 میں ایک نام ابھر آیا کوکا پرے کا۔ میں دلی میں تھا تو پتہ کرنا چاہ رہے کون ہے، پتہ نہیں چلا یہ کون ہے۔ بہت سے جرنلسٹ دوست تھے، ان سے پتہ کرنے کی کوشش کی، سب بولتے نام آتا تھا اس نے اچھا کام کیا۔ وہ میرا راجیش پائلٹ کے ساتھ اچھی دوستی تھی، تو اس نے جلال الدین نے ایک نام اس کے منہ سے سنا تھا۔ میں نے آج تک جلال الدین کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے جلال الدین کو کوئی کپوارہ سائڈ سے کوئی تھا، وہ بولتا میں اس کو جانتا ہوں، کوکا پرے کو نہیں جانتا ہوں۔ تو پھر ایک دن کچھ اور ڈیپلی میں سوچنے لگا تو کوئی مون چراغی تھا، وہ تھا قومی آواز کا ایڈیٹر تھا، اس سے پتہ کیا۔ اس نے بولا یار میں نے بھی سنا ہے۔ کانا جلالی تھا، پی ٹی آئی کا چیف تھا، اس سے بھی بات کی، اس نے بھی کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ ان کی پہنچ تھی سرکار میں، کانگریس کی سرکار تھی اور وہ تھے کانگریس کی، تو ان کی پہنچ تھی، لیکن مجھے کوئی نہیں بتاتا تھا بیانڈ دس۔ لیکن سب بولتے تھے کہ ہاں جو تو نے 92 میں بتایا تھا وہ سچ آ رہا ہے۔ تو ایک دن مون چراغی نے مجھے کہا کہ پریس کانفرنس ہے دلی میں۔ میں کن کی بولا تو آ جا، تو خود پتہ چلے گا۔ میں پریس کلب جاتا ہی تھا، میں وہاں دیکھا تو سامنے 3 آدمی تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پھر پتہ چلا ایک تھا جاوید شاہ، ایک تھا میر نیازی، اور ایک اور وہ میں نام بھول گیا اس کا، وہ مارا گیا، بیچارہ مر گیا، ریسنٹلی مارا گیا۔ میں حیران ہو گیا۔ نیازی نے موسٹلی، جاوید شاہ نے پریس کانفرنس اسٹیٹمنٹ پڑھا، لیکن نیازی نے موسٹ آف دی ٹاک نیازی نے کی۔ قرآن شریف پڑھا بہت، اور یہ بھی بولا اس نے کہ اسی قرآن کو مجھے بتایا گیا تھا، اسی کی وجہ سے تم یہ کام کرو، ملیٹنٹ بنو۔ لیکن میں نے جب اس کو میں نے پڑھا، غور سے پڑھا، تو میں نے بولا میں تو گناہ کر رہا ہوں، مجھے یقین ہی نہیں آ گیا۔ تو انہوں نے کسی سے سوال کیا تو انہوں نے بولا ہمارا امیر کوکا پرے ہے۔ جب پریس کانفرنس ختم ہو گئی تو میں نے اس کو کھڑا ہو کے چونٹی ماری نیازی کو۔ وہ چرا چلا کر بولنے لگا، وہ ڈر گیا۔ آفٹر آل وہ بھی ڈرتے تھے، ملٹر تھے اور دلی میں آئے ہوئے تھے، وہ ڈر گیا۔ تو سمجھ میں نے بولا میں نے کیا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کیا میں یہ سپنا تو نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ سچ ہے؟ بولتا ہاں۔ میں نے بولا میرا نام ایسے ایسے، ہم نے آج نام میر پیر نے یہ نام سنا ہے۔ پریس کانفرنس میں بولا امیر، پھر لیکن مجھے بولا پیر نے یہ کام سنا ہے، پیر نے نام سنا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے بولا اس کو کہاں پتہ ہے؟ میں یہ ایسے آئی تھاٹ وہ حقیقت بھی یہی ہوگی، اس نے ایسے ہی مجھ سے کہا، نہیں تو کوئی خبر ہے وہ کہاں میرا نام پتہ ہوتا، وائی شوڈ ہی نو اٹ، مجھے نہیں پتا تھا۔ اینی وے اس نے مجھے کہا کہ ہم
आप कहाँ रहते हो? मैंने बोला ये मेरा एड्रेस है, आप शाम को आ जाओ मेरे घर खाना खाओ। बोलते नहीं हम जा रहे हैं। टिकू साहब आप बताइए कि जो कुका परे थे वो इखवान के कमांडर कैसे बने? वो था फोक सिंगर, कुका परे एक फोक सिंगर था, फोक पोइट भी था, छोटी लेवल का। वो शायर इतना बड़ा शायर नहीं था लेकिन फोक शायर था। फोक शायर ऑलमोस्ट कश्मीर में जो भी फोक आर्टिस्ट होता है वो गाने गाता है, वो खुद ही अपने बनाता है, तो उसी तरह का था ये। ही वॉज लाइक दिस। तो ये मिल्टन सी ऑलमोस्ट पूरी छा गई थी और हाजन में तो एरिया ही था, सारे वहीं से आते थे, उसमें 90% वो थे। तो अजीब अजीब नाम थे। ये एक दिन अपना हारमोनियम वगैरह लेकर जा रहा था तो उससे बोला ये क्या है? बोला सामान। अच्छा तो सामान कम्यूट, तो किस पार्टी की? बोलता किसी ने बोला ज़रा खोलो, खोल के देखा हारमोनियम, मारा पीटा इसको एंड बोला कि अच्छा इसको मारे, दे वांटेड टू किल हिम। लेकिन वो सर्दियों का टाइम था, इसको बोला नहीं इसको ऐसे नहीं मारेंगे, इसको हम मारेंगे जो इसको इट शुड टेक हिम लॉट ऑफ टाइम टू डाई। उसको लेकर दरिया जल वहाँ पास में ही है, उसमें डाल दिया यहाँ तक, और उधर तक उसको रखा टिल दे वर कन्विंस्ड दैट ही इज डेड। उसको वहीं छोड़ दिया और बोला बाय बाय टाटा जब इसको डूबने लगा। हाउएवर किस्मत इसकी अच्छी थी, ये निकल आया वहाँ से गलियों कूचों से, अपने घर पहुँचा। घर पहुँचा तो जिंदा रहा। तो फिर इसने भी गन उठाया, बोला अगर बचना है तो क्या करें। तो इन्होंने इसने हिजबुल मुजाहिदीन के थे वो, इसको पता नहीं था वो किसके थे। तो इसने स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक बनी थी तंजीम। तंजीमें तो कई थी, एक दिन तो मैंने गिनी 89, 2 आदमी साइकिल पर थे, उनकी भी एक तंजीम थी। जिस दिन उन दोनों को मारा गया तो पूरी की पूरी तंजीम ही ख़त्म हो गई। तो ये थे, बन गया था। तो इन्होंने स्टूडेंट लिबरेशन फ्रंट बना दी। उसमें जावेद शाह वाज वेरी इम्पोर्टेंट, उस्मान वाज इम्पोर्टेंट, बिग नेम्स, फयाज वाज देयर, कोका परेज ब्रदर सन वाज वफादार खान, ही वाज देयर। छोटे छोटे सुंबल के लड़के थे, उसका इनको कहते थे वो नाबिद, सो वहाँ के लड़के थे। दे मेड, और इन्होंने डायरेक्टली अंडर, बिकॉज पाकिस्तान का था ही ये कि हम किसी एक पॉलिटिकल, नहीं तो JKL वाज द पार्टी स्टार्ट में, वो ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी पार्टी मजबूत बनेगी जो नेगोशिएट कर सके। ऐसी बना दो पार्टियां कि नेगोशिएट करें तो किसके साथ करें, इसलिए वो बनाते थे अलग पार्टियां। जब HM भी बनाई, इधर से स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट भी बनाई, तो इन्होंने ही वाइस चांसलर को पकड़ लिया था, मारा था। इन्होंने ही HMT के मैनेजर को मारा था। तो इन्होंने देखा कि HMT के वाले मैनेजर के साथ इन्होंने वो दुर्या स्वामी, इंडियन एयरलाइंस के, इंडियन ऑयल के डायरेक्टर को किडनैप किया था और उसको कई दिन तक रखा था। और उसके बाद अब इनका एम था कि हम एक्सचेंज किया करेंगे, बड़े बड़े अफसरों को पकड़ेंगे और उसके बाद वो रिलीज़ कराएंगे, अपने जो हमारे उनको रिलीज़ कराएंगे। तो बट दे वर सरप्राइज। इनको प्रॉमिस किया गया था, इन्होंने स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट वालों ने बोला था कि हम इसको HMT के खेरा को हम उसको रिलीज़ करेंगे और आप इनको रिलीज़ करो। गवर्नमेंट ने अपना फ़र्ज़ तो पूरा कर दिया। यहाँ से ये उनकी लाश मिली, खेरा की लाश मिली। अब इन्होंने दे स्टार्टेड रीथिंकिंग। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो हुई कोका परे को, वो अपने घर जा रहा था रात के 8 बजे बहुत रात होती थी, बहुत रात होती थी। तो ये वहाँ उन दिनों अब आस्ता आस्ता पुलिस, BSF वगैरह आनी शुरू हो गई थी। आर्मी इतनी नहीं थी, BSF थी। तो ये उसने आवाज़ें सुनी,
गोलियों की हमारी तरफ, उन्होंने उनको चेक किया था। तो ये एक काटा हुआ होता है ना गेहूं का आठ या तो अनाज, वो बड़ा बंडल ढेर सा हुआ करता है, ये उसके नीचे घुस गया। उन्होंने गोलियां मारी दुनिया भर की, और किसी ने सोचा यार इसके अंदर तो नहीं घुस गया, उसने उसमें भी गोलियां मारी, किस्मत इसकी अच्छी थी, ये बच गया। वो चले गए, कोई आधे घंटे भर के बाद इसमें से निकल गया, और इसके साथ एक और था। तो ये थोड़ा सा दूर चले गए तो बड़ी धीमी सी आवाज़ में इन्होंने कराहने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई रो रहा है। इन्हें देखा अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आस्ता 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 गए, दरवाज़ा खोला तो वो देखा ऊपर छत सीलिंग से लटका हुआ था एक आदमी, ऑलमोस्ट नंगा, और वो उसका बांधा हुआ था, और उस कोने में दो लड़कियां थी, वो भी ऑलमोस्ट नंगी, सर्दियों में ठिठर गई थी, वो करा रहा था। तो इसने अंदर चला गया, तो इसने उनको बोला कि कोई फिक्र नहीं, उनको ख्याल था कि ये हमें आ गए हैं मारने के लिए। तो उन्होंने उसको, इसने बोला कोई फिक्र नहीं, चिंता मत करो, मैं हूँ मैं। इसने उनको खोला, फेरन निकाल कर लड़कियों को दे दिया, उससे नाम पूछा, नाम है, उसने बोला क्या हुआ, उसने नाम बताया, ये 3 नाम बताया। मुझे तीन थे। उन्होंने बदकारी की बच्चों के साथ मेरी आँख के सामने, और मुझे टांग दिया यहाँ पर मरने के लिए। अगर आपने मुझे मारना है मुझे मार दो। उन्होंने बोला नहीं, तुम आराम से रहो, फिक्र मत करो। ये अर्ली इन द मॉर्निंग ये उधर गए और कमांडर के पास उसको रिपोर्ट किया, बिकॉज अब उनको भी मालूम था ये भी मिलिटेंट है, ये भी टेररिस्ट है। उसको रिपोर्ट किया तो उसने बोला फ्राइडे को इनका आपके मस्जिद में फैसला होगा। तो परे वॉज शॉक्ड। उसने इनको तीनों को खड़ा किया, उनको बोला आज से इनका नाम जुनैदुल इस्लाम, फ़ख्रुल इस्लाम, तसव्वुरुल इस्लाम, ये नाम रखा। तो ये बोला अरे वाह, बोला यार ये तो बेटा गलत है। फिर इन्होंने दो ही नेवर टोल्ड मी, लेकिन मैंने खुद पता किया आस्ता आस्ता। फिर ये क्या हुआ, क्या ये कैसे काउंटर कैसे बन गया। इसने फिर खुद ही उन 3 आदमियों को मारा। He killed those 3 people. He said now it is too much. इनको मार के सबसे पहले पद्मनाभन यूज्ड टू बी द कोर कमांडर, वो आर्मी चीफ बन गया बाद में। उसने बीएसएफ के डीआईजी को जो उस एरिया में था उसको टेलीफोन किया, मुबारक हो साले, तुमने हमें बताया नहीं, तुमने इतना कमाल किया है, 3 इतने कमांडर को मार दिया है। उसने बोला सर हमने तो नहीं मारा, आप हमसे छुपा रहे हो, आपने मारा होंगे, हमने क्या, हमने तो पता ही नहीं। आपस में झगड़ा होता रहा, किसने मारा किसने मारा किसने मारा। तो पता चला कि एक आदमी है, उसका नाम ये है, ये उसने मारा है। अब उसको कांटेक्ट कैसे करें। तो आई डोंट नो, एक फौजी अफसर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी फेरन पहन के 6 महीने से इस एरिया में घूम रहा था। उसने अब कश्मीरी सीखी थी, वो कॉन्टैक्ट्स बना रहा था। उसने फयाज़ को कांटेक्ट किया था, फयाज़ नाबद को, जो फिर बाद में मारा गया, उसको कांटेक्ट किया था। तो उसने उसको बताया कि परे ने मारा। बोला यार फिर उसको मेरे से मिलाओ। उसने लेकिन उस फौजी का कमाल ये था कि उसने चांस ले लिया, वो परे के घर गया। बोला मारेगा तो मारेगा, इसमें क्या करना है, बट मैं उसको थोड़े बता दूंगा। फयाज़ ने भी उसको बताया था कि ये आदमी है। फैज़ ऑलरेडी उस फौजी अफसर के साथ कांटेक्ट में था, लेकिन वो फैज़ उन्होंने कोकापरे को ही अपना बनाया था, बिकॉज इस पर कोई शक नहीं करता। इसका ही वाज थोड़ा सा फैटी था, सुंदर था,
ये नहीं लगता था कि ये मिलिटेंट हो सकता है। मूछ नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, तो उन्होंने इसलिए रखा था इसको सामने कि इससे हम सारे बच जाएंगे। थोड़े थोड़े काउंटर इंसर्जेंट्स बन गए थे, लेकिन ग्रुप नहीं बना था। उसने उस लड़के को बोल दिया ऐसे करेंगे, मैं तुम्हें, अगर तू यकीन करेगा तो यू हैव टू ट्रस्ट। उसने बोला मैं हूँ ही, आई कैन, मुझे किसी भी दिन मार सकते हैं, मैं गलियों में घूमता हूँ। एनीवे दे मेट, पता चला तो ये तो बहुत ही, इसने तो बड़ा कमाल कर दिया है। नॉट ओनली ये 3 मारे हुए हैं, इसका तो खौफ हो गया, इन लोगों का तो खौफ हो गया, तो नाबा तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। सो दे स्टार्टेड वर्किंग एज अ ग्रुप। इन द मीन टाइम जायद शाह पुलिस का था, उसने ऑलरेडी अलग काम किया था किसी के साथ, वो भी ज्वाइन कर दिया। अब इनको पता नहीं हम किसके अंडर। अब फेलियर हैज़ नो, फेलियर इज एन ऑर्फन, सक्सेसफुल मैन हैज़ मेनी पेरेंट्स, मेनी फादर्स। अब ये हो गए थे सक्सेसफुल, अब ये कामयाब हो गए थे, अब इनको हर एक ऊन करने लगा। तो इनको सबसे पहले बीएसएफ ने ऊन किया, उसके बाद इन्होंने आर्मी के साथ बाज़ाब्ता कांटेक्ट किया। तो व्हेन आई जॉइंड देम, मेरा एम ये था कि ये एक ग्रुप है जिनको हम अगर थोड़ा सा गाइडेंस करें, ये एक सियासी ग्रुप बन सकता है। ये 100% प्रो इंडियन है, जो हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं। ये उन बाकी ग्रुपों की तरह नहीं है जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो 50% इंडियन है, 50% इंडियन नहीं है, और हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करते हैं, अपने आप को, अपने ख़ानदान को सबसे आगे रखते हैं, दे में एक मनी बस, और हिंदुस्तान को खुश कर रखते हैं कि हम 50% इंडियन हैं। इनको मैंने बोला, इनके 2 दुश्मन हैं, पाकिस्तान और ज़्यादा, और मोस्टली वो जो 50% इंडियन है। तो इनको तैयार करना था। इन द मीन टाइम 96 में इलेक्शन आ गए दिसंबर के, सॉरी पार्लियामेंट के। जनरल कृष्णा राव था गवर्नर। बड़ी मीटिंगें हमने की, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अल्टीमेटली मैं इनको बोला हम कोई चोरी नहीं करेंगे, कश्मीर बदनाम है चोरी के लिए। हम इंश्योर करेंगे कि दुनिया भर का मीडिया यहाँ आ जाए और वो देखे, खुद अपनी आंखों से देखें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं। चाहे हम हारें, वी लूज ऑल द सीट्स, वी डोंट माइंड। अच्छा टिक्कू साहब, क्या ये सच है कि 1996 के इलेक्शन में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, आपने ही ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया था इलेक्शन लड़ने के लिए? नहीं, गलत है। मैंने इनफैक्ट जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ मार्च अप्रैल 1996 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट किया था, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो मैंने कृष्णा राव से मुलाकात की, आई मेट हिम। मैंने उससे कहा कि आप क्यों नहीं असेंबली का इलेक्शन साथ साथ करवाते हो। इनफैक्ट मैं ग्रेटर कश्मीर में मेरा इंटरव्यू भी छपा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि फारूक बाइकआउट कर रहा है तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। ऐसे मैंने उनको भाई इशारा किया पंजाब की तरफ। मैंने कहा कि वहाँ शिरोमणि अकाली दल ने बाइकआउट किया, तो लेकिन उन्होंने इलेक्शन किया पार्लियामेंट का भी, असेंबली का। बेअंत सिंह बन गया, 2 साल के बाद उसको मार दिया, लेकिन उसने मिलिटेंसी करने को नेस्तो नाबूद कर दिया। कुकपर तैयार है इस बात के लिए, मिलिटेंसी का नेस्तो नाबूद कर देगा 2 साल के बाद। वो तो कहता ही है मलकुल मौत मेरी जेब में है। मैं आपके सामने कहता है, हर एक के सामने कहता है, आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी गवर्नमेंटें आई उनमें दम नहीं था। दे वर एब्सोल्युटली स्पाइनलेस पीपल, उनमें दम नहीं था। उन्होंने बोला नहीं, पार्लियामेंट को जब तक फारूक नहीं आएगा हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। एक ग्रुप था, बड़ा इम्पोर्टेंट कोalition गवर्नमेंट थी दिल्ली में,
देवर वेरी कीन के लिए वो आना चाहिए। फिर हम फारूक से दिल्ली में मिले, 2 बार मिले। फारूक से बात करके उसने हमें ये प्रॉमिस किया था कि वो हमारे साथ कोलेशन करेगा, और ये ऑलमोस्ट कहीं बोला किसी ने नहीं, उसने नहीं बोला, हमको नहीं बोला, लेकिन बातचीत 2 दिन लंबी चौड़ी बातचीत हुई। उसका निष्कर्ष ये निकला कि शायद वो होम मिनिस्ट्री कोकापरे को दे दे, और ये बोला कि श्रीनगर आ जाओ, वहाँ फर्दर बात करेंगे और बोलेंगे तुम कितनी सीटें लड़ोगे, हम ये बोला। लेकिन नज़ीर शेख वाज द जनरल सेक्रेटरी, उसने मेरे ख्याल में, और कई लोग थे दिल्ली में जो नहीं चाहते थे। फारूक से हम गए दिल्ली में, ऐसे पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद हुए। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन की 3 सीटें हारी। मैंने अनंतनाग से हारी, मेरे 4 काउंटिंग एजेंट मारे गए। इन द मीन टाइम लियाकत हिलाल हैदर के नाम से मशहूर था, बहुत ही अच्छा लड़का, जिसने अफ़गानिस्तान में लड़ाई लड़ी थी, मिलिटेंसी की थी गुलबदीन हिकमतयार के साथ। ही वॉज ऑल्सो, वो भी, उसने भी ज्वाइन किया था। ये बहुत ही पढ़ा लिखा अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा है वो। अनंतनाग, उन दिनों आप हैरान हो जाएंगे कि हुकूमत बनने के बाद भी वहाँ शुक्रवार को दुकानें खुली रहती थी, संडे को दुकानें बंद होती थी। हिलाल हैदर का वो खौफ था, वो तो इतना खूबसूरत लड़का था, तो उसको फिल्मों में होना चाहिए था। वो कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इतना खतरनाक मिलिटेंट हो सकता है। वो ज्वाइन, उसने, वो था इसमें, उस्मान था, उस्मान ने इलेक्शन लड़ा, इसका नियाजी ने इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का फ्रॉम बारामूला, मैंने लड़ा अनंतनाग से, जावेद शाह ने लड़ा श्रीनगर से। तो इट वाज वी लॉस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन। जबकि हम चाहते तो हम बड़े आराम से जीत सकते थे, जैसे कि वहाँ पर रीति थी। एनसी के कैसे जीतते थे सबको पता है। तरावन पनवतर गाढ़ तरावन वोट, पनवतर तरावन वोट, ये पता ही था वहाँ कैसे चोरी होती थी। हम तो बादशाह थे, हम कुछ भी करते थे। लेकिन क्या कैप्टन तिक्कू साहब मानते हैं कि 1987 में जो इलेक्शन में रिगिंग हुई है, बस यही है? रिगिंग 2-4 सीटों में डेफिनेटली था, ये भी बेवकूफ़ी की हद की थी। ये कुछ दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका वाई, यार ये क्यों हुआ, क्यों भुट्टो ने चोरी क्यों की इलेक्शन, जबकि सारी असगर खान था वो, जबकि मालूम था कि ये इलेक्शन जीत जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सीटें वो हार जाता, लेकिन उसने रिग किया और फांसी लग गई। ये कोई जवाब नहीं दे सकता। हिटलर जीत रहा था इलेक्शन, 1 दिन का रास्ता था लंदन पर कब्जा करने का, वो साला मोड़ क्यों किया उसने रशिया की तरफ, जहाँ 6 महीने लगते हैं पहुँचने में, और वहाँ सारा बर्बाद हो गया, बर्फ़ से मर गया। ये कुछ चीज़ें दुनिया, निक्सन ने अपने ही घर में, अपने ही कमरे में वीडियो क्यों लगाया, अपने कमरे में जहाँ वो सोता है, निक्सन गेट, और सारा बर्बाद हो गया। ये कुछ चीज़ें हिस्ट्री में ऐसी हैं जिनका जवाब ही नहीं है। 5-6 सीटें मैक्सिमम जहाँ पर ये मजबूरी इन्होंने चोरी की, और कुछ नहीं किया। आप हैरान हो जाओगे जावेद शाह क्यों मर गया, कोकापरे क्यों मर गया, और कब मर गया, तब किसकी हुकूमत थी। ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। पहला ही इलेक्शन कश्मीर में, आपको बच्चे हो आपको मालूम नहीं है, सबसे पहला इलेक्शन शेर कश्मीर ने किया 51 में, शायद 47 में आज़ादी हुई, तो 51 में लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ 75 सीट्स में, 74 सीट्स अनकंटेस्टेड। नून में नुक्ता नहीं लाम पड़ा जाता है, इसलिए पर्चा रद्द। ये भी सुना है कहीं? इलेक्शन ऐसे हुआ करते थे वहाँ, और हमने चाहा था कि इसको हम ख़त्म कर दें। हम चाहते थे कि मुझे याद है, गली गली कूचे कूचे गांव गांव में गया हूँ,
اور گاؤں سے لوگ نکلتے تھے, پاؤں پڑتے تھے. ہمیں سے ایک بار مولوی صاحب سے کہو کہ وہ مسجد سے یہ اعلان کر دے کہ تم اپنی مرضی سے ووٹ دینا, آرمی سے اعلان کروا دے, آرمی کچھ نہیں کرے گی. تو میں نے بولا تم ایسا کیوں بولا؟ بولے اس سے ہم آپ کو ووٹ دیں گے. میں نے بولا پھر ہم نہیں بولیں گے, اگر تمہاری مرضی ہے ہم کو ووٹ دینا تو دے دینا, نہیں دینا تو نہیں دینا. نہیں جی آپ نے اچھا کام کیا, ہم آپ کو ووٹ دیں گے. انہیں اگر اس پروسیس کو تھوڑا سا اور دیا ہوتا, ہمارا کیا خیال تھا؟ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم 96 میں عثمان کا ہی لاسٹ ہز سیٹ بائی 200 اور 300. میں گیسٹ ہاؤس میں رہتا تھا. IGBSF کے وہ میرا کورس میٹ تھا آرمی میں, وہ میرے کو مبارک کرنے آ گیا کہ عثمان جیت گیا ہے. اور میں کوکاپرے کے بارے میں بولا اور ڈاؤٹ ہے اس کا تو بہت ہی مارجن کم ہوگا, وہ بھی جیت جائے گا. لیکن عثمان کے بارے میں ہی کیم مجھے انفارم کیا گیسٹ ہاؤس میں کہ وہ جیت گیا IGBSF, اور الیکشن دیکھا تو وہ ہار گیا تھا. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اگر 6 سیٹیں ہم جیت جائیں گے. اننت ناگ سے بشیر دادا ہمارے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہا تھا, 100 کچھ ووٹوں سے ہار گیا. میں نے ان کو یہ بولا تھا کہ اگر ہم صرف 6 سیٹیں جیتیں گے, صرف 6 سیٹس, تو ہم اگلے الیکشن میں 6 سے 12 سیٹیں جیت جائیں گے. اگلے الیکشن میں اچھا ٹکو صاحب, اگر کوکاپرے نہیں ہوتے تو کشمیر کی صورتحال کیا ہوتی؟ کچھ اور سال لگ جاتے ہیں, قتل و غارت اور بہت زیادہ ہو جاتی. کیپٹن صاحب, کوکاپرے کو آپ کشمیر کے لیے کیا مانتے ہیں؟ مسیح. اگر آج بشیر ناز میرے ساتھ بات کر رہا ہے تو اس کی وجہ کوکاپرے ہے. اگر آج کشمیر میں لوگ آزادی کی سانس لے رہے ہیں تو کوکاپرے کی وجہ, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. مجھے کشمیری مسلمان پر اتنا بھروسہ ہے جتنا مجھے اپنے آپ پر شاید نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن انگریزی میں کہتے ہیں who will bell the cat, وہ تھا ہی نہیں کوئی. اٹ واز کوکاپرے جس نے یہ پہل کی. 16 فروری کو مجھے مارنے آ گئے. کیپٹن صاحب ہمیں بتائیے, جو کشمیر میں مخبری شروع ہوئی, کیسے ہوئی یہ شروع؟ کشمیر میں ملٹنسی اسی کاؤنٹر انسرجنسی مخبری اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن ملٹنسی شروع ہو گئی. 16 فروری کو کنی کدل میں ایک مخبر کو, سو کال مخبر کو مارا گیا. ابھی ملٹنسی کچھ دنوں کی ہی تھی, لیکن مخبری بھی کچھ دنوں کی تھی. کیپٹن صاحب, جو کوکاپرے کی موت ہوئی ہے یا ان پہ جو حملہ ہوا ہے, یہ آپ کس کی لاپرواہی مانتے ہیں یا اس کا کارن کیا ہے؟ بیوقوفی اپنی. میں اس کو بلیم کروں گا 50%, شاید میں 100% بلیم کرتا, لیکن 50% ہی کروں گا, کیونکہ گورنمنٹ کا جاب تھا تو یہ دیکھنا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں مرنا چاہیے. اس کی اس دن بلٹ پروف کار کام نہیں کر رہی تھی. کرکٹ میچ رکھا ہوا تھا, وہ کرکٹ میچ دیکھنے گیا, بلٹ پروف کار کے بغیر گیا تھا. گورنمنٹ شوڈ ناٹ ہیو الاؤڈ ہم. کسی بھی صورت میں بلٹ پروف گاڑی کے بغیر اس کو نہیں جانے دینا تھا. اس کو جانے دیا, غلطی کوکاپرے کی, اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن میں اس کو اتنا بلیم نہیں کرتا ہوں. ایک پرائز پوزیشن ہوتی ہے, یا ہم کسی کو پرمویر چکر دیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیف رہے, یہ زندہ رہے, اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے. پرمویر چکر, کوکاپرے تو پرمویر چکر کا باپ تھا, اس کی حفاظت میں کوتاہی کی گئی. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ. یہ بولیں گے اس نے غلطی کی, اس کو نہیں نکلنا چاہیے تھا. اچھا کیپٹن صاحب, عوامی لیگ آج کل کہاں ہے؟ عوامی لیگ کا کیا ہوا؟ میں نے بولا نا, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے,
سب سے پہلے جب کوئی ایسی چیز بنتی ہے ان کشمیر لائک سچویشن میں تھرو آؤٹ دا ورلڈ جہاں بھی یہ ٹیررزم ہوتا ہے کاؤنٹر ٹیررزم ہوتا ہے کسی بھی جگہ دنیا میں جب کاؤنٹر ٹیررزم شروع ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے وہ کوکپر ہے اس کی آبیاری کرنی ہوتی ہے پہلے کچھ سالوں میں اس کو نرس کرنا ہوتا ہے یہ پودا مرنا نہیں چاہیے پہلے کچھ سالوں میں اس کی آبیاری کرنی ہوتی ہے وہ ٹیررزم کی بھی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی بھی نہیں تو یہ مر جائیں گے جس طرح پاکستان نے ٹیررزم کی آبیاری کی گن دے دیے پیسہ دے دیا کیا نہیں دے دیا دیکھیے ایوری تھنگ انیشلی سب کو دے دیا پھر دے ور آن دیئر اون پھر وہ لوٹ بھی کرتے تھے مار بھی کرتے تھے کاؤنٹر ٹیررزم کو فرض بنتا تھا ایجنسیاں سب ڈیپ اسٹیٹ جسے کہتے ہیں ایجنسیاں جسے کہتے ہیں ان کا کام تھا اس کو دیکھنا جو تم کو پتہ نہیں چلتا مجھے پتہ نہیں چلتا پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے ان کی گھر میں کون کرتا ہے یعنی میں نے ایک دن کسی جگہ بولا کہ یہ پتہ چلنا چاہیے کشمیریوں کو کہ اٹ پیز ٹو بی این انڈین اگر کہ یہ پتہ چلا کہ بشیر نواز انڈین ہے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کو آج کار ہے اس کو نوکری ہے اس کے بچوں کو ایڈمیشن اچھی جگہ مل گیا اس لیے ملا کیونکہ یہ ہندوستانی ہے لیکن ایسا کہ نہیں کیا انفارچونیٹلی. تو سامعین یہ تھے کچھ سوال کچھ پہلو اور کچھ سچائیاں جو ہم نے کیپٹن تکو صاحب سے جانے. ملتے ہیں کسی اور شخصیت کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. دیجیے مجھے مہوش مکین اور پی نیوز کے ایڈیٹر بشیر ناز صاحب کو اجازت. اللہ حافظ.